Hello everyone, my name is Sukanya Sharma and I welcome you all to this online platform. हमने पॉलिटी का अभी पार्ट 1 भी कर लिया है जिसमें था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो वाला पार्ट कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पहला पार्ट भी हमने कर लिया है जिसमें यूनियन टेरिटरी का टॉपिक था, उसका नेक्स्ट टॉपिक था सिटीजनशिप, वो भी हमने कर लिया है। तो अभी हमारी बारी है थोड़ा सा हम उसको जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने किए हैं हम थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे। तो इसी के लिए मैं लेके आई हूँ इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1। थोड़े से क्वेश्चन तो हमने बीच में भी हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में थोड़ा सा पार्ट हमने किया था, वो सिर्फ एक्ट्स का था कि एक्ट्स का रिवीजन था। ठीक है, आज हम करेंगे वापस से उसी चीज का रिवीजन 1947 तक का, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम सिटीजनशिप कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो एक आइडिया था कि सभी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, सभी चाह रहे थे कि हमें संविधान सभा चाहिए, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, सभी चाह रहे थे कि हमें एक संविधान चाहिए और हमें भारत का अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और इसकी डिमांड काफी पहले से आ रही थी। पहली बार जो है कांग्रेस ने भी कहा कि हमें अपना संविधान बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन संविधान सभा के लिए किसने कहा पहली बार कि ठीक है आपको संविधान तो बनाना ही है, लेकिन संविधान बनाने के लिए उससे पहले हमें जो होना चाहिए वो होनी चाहिए हमारे पास संविधान सभा, जो कि आगे हमारे संविधान बनाने के प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी या पूरा करेगी। तो इसके लिए एडवाइस किया था हमें एमएन रॉय ने। ठीक है, तो संविधान सभा का पहला आइडिया, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ध्यान रख लेना इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, यहाँ पे सभा की बात हो रही है। उस सभा का विचार जो था, आइडिया जो था, वो दिया था एमएन रॉय जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या दिया था याद कीजिए, जो हमने प्रियम्बल भी किया था और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? एक विजन था हमारे संविधान को बनाने का कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, कि भारत का कितना क्षेत्र आता है, कौन कौन से इसमें स्टेट्स राज्य आते हैं, कितनी इसकी टेरिटरीज रहेंगी, कैसे हम अपने पिछड़े वासियों को भी अपने साथ इक्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम एक सोशलिस्ट देश बनेंगे, है ना। ये सारी चीजें जो एक विजन था कि एक वेलफेयर हम अपनी सोसाइटी का भी कैसे करेंगे और किस तरह से हम अपने संविधान को रखेंगे आगे, ये सारा विजन जो था वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन सी डेट में इंट्रोड्यूस किया था? 13 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया था 1947 में, जब जो है पहली मीटिंग हुई थी हमारी संविधान सभा की। पहली मीटिंग के बाद जो है दूसरी तीसरी मीटिंग थी। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली बार मिली थी, 11 दिसंबर को तो अभी सेटल डाउन ही हो रहे थे, और 13 ही दिसंबर को क्या हो गया था, 11 दिसंबर को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट चूज कर लिया था। किसे चूज किया था आगे वो भी क्वेश्चन आएगा, वो भी हम करेंगे। और साथ ही साथ 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया था। बी आर अम्बेडकर जी कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। क्या था कैबिनेट मिशन? कि भारत के संविधान बनाने के लिए जो ब्रिटिशर्स ने 3 लोगों का मिशन भेजा था, इसको कैबिनेट क्यों कहते हैं? कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के देश से जो उनका पार्लियामेंट था, उनके कैबिनेट के मेंबर्स जो हैं यहाँ पे भी आए थे, और इनका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए ये मिशन भेजा गया था। 3 लोग भेजे थे इसमें, एवी अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस और तीसरे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन तो आप अब सीधे सीधे आंसर कर दोगे कि उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसने पेश किया, जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल
के रूप में रूपांतरित किया गया। ये आपका पेपर में भी आ चुका है, एसएससी सीजीएल के 2022 के ही क्वेश्चंस हैं ये। तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अभी अभी हमने ये रिवाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द filling the blanks set is a set of written rules that are accepted by all people living within the country. लिखित नियमों का एक समूह है, क्या है? यहाँ पे क्या चीज आएगी कि क्या वो लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है कि एक देश किस चीज से चलता है ना। हमने कुछ तो पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स है ना, कि कुछ नियम चलते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो उसके रहने वाले देश में लोग हैं, वो सभी लोग, चाहे वो एक व्यापारी हो या एक आम नागरिक हो या उस देश की सरकार हो, वो कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें किसमें लिखी है? ये सारी चीजें लिखी है संविधान, हमारे भारत के संविधान में। तो उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं संविधान। तो संविधान वो एक लिखित नियमों का एक सेट ऑफ रूल्स है, डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमारे तौर तरीके, रूल्स रेगुलेशंस, जो भी चीजें हैं, जिस तरह से हम काम करेंगे या जिस तरह से हमारा देश काम करेगा, वो सारी चीजें भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। The Constitution of India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic with a system of government. भारत का संविधान एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। संप्रभु क्या होता है? सोवरेन क्या होता है? जिसकी पूरी अथॉरिटी होती है ना, हम पढ़ चुके हैं। जैसे अगर ये हमारा भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो इस टेरिटरी में जो भी हमारे हेड हैं, हमारे डिसीजंस लेने की पावर हमारी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चाइना है तो हम चाइना से कुछ इन्फ्लुएंस होंगे, या यूएसए है तो यूएसए हम पे कोई दबाव डालेगा। किसी का हम पे कोई दबाव नहीं है। हम अपने डिसीजंस, जो भी हमें अपने डिसीजंस लेने, हम खुद ले सकते हैं, है ना। जिसका ये देश है वो अपने डिसीजंस को लेगा। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, ठीक है। सोवरेन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट अथॉरिटी, पूर्ण अथॉरिटी जो है वो भारत की ही रहेगी। इसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस या दबाव नहीं होगा। समाजवादी क्या होता है? सोशलिस्ट, जो सभी को साथ लेके चलता है। ऐसे नहीं कि कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा हमने पढ़ा था ना, तो थोड़ा सा जो है भारत हमारा समाजवादी साइड ज्यादा झुकाव है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? सेक्युलर, मतलब सभी धर्म भारत में बराबर हैं। जिस नागरिक को भी जो भी धर्म फॉलो करना है वो आराम से कोई भी धर्म फॉलो कर सकता है। हमारे भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। जैसे कि कुछ कंट्रीज हमने पढ़ी थी जिनका अपना भी एक धर्म था, उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था इस्लामिक स्टेट ऑफ कुछ, है ना, ऐसे करके। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का अगर आप नाम पूरा देखेंगे तो उसमें उन्होंने अपने आप को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया है ना। श्रीलंका को अगर आप नाम देखेंगे तो उसमें उन्होंने अपने आप को बुद्धिस्ट डिक्लेयर किया है। और नेपाल को अगर आप देखेंगे, नेपाल ने भी अपने आप को एक हिंदू कंट्री या हिंदू रिपब्लिक डिक्लेयर किया था 2007 तक। लेकिन 2007 के बाद से ये भी भारत की तरह सेक्युलर है, जिसका अपना कोई भी धर्म नहीं है। और हमारे देश में जो भी रह सकते हैं, जिन्हें जो भी धर्म फॉलो करना है, सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या बताता है? विद द हेड ऑफ समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें सरकार की कौन सी क्या है इसमें? बताइए, आप आंसर सोच के बताइए। तो हमारे यूनिटरी है क्या गवर्नमेंट का सिस्टम, या पार्लियामेंट्री है? हमने ये सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा हुआ है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आप सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर वापस से देख सकते हो।
उसमें हमने सोचने में पढ़ा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अपनाया था। दो तरह के गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल और एक होता है पार्लियामेंट्री। ठीक है, तो हमने कौन सा चूज किया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय फॉर्म ऑफ सरकार हमने चूज की है, सिलेक्ट की है। और ये हमने कहां से लिया है? ये लिया हमने ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ये पेपर में आ चुका है 2022 के। तो संविधान कौन सी डेट में पास हुआ था, कितने सेशंस थे, कितने टाइम में क्या बना था, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से बताइए कि संविधान कौन सी तारीख में पास किया गया था? संविधान दिवस भी बनाते हैं हम, हर साल बनाते हैं, तो बताइए। इसका आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है हमने संविधान को पूरी तरह से पास कर लिया था। इससे पहले जो है इसमें सजेस्ट की गई थी कि हम 7000 अमेंडमेंट्स करें, है ना, लेकिन इसके आसपास हमने कितनी की थी? 2500 के आसपास हमने इसमें चेंजेस, बदलाव, संशोधन किए। और उसके बाद इसको जब कंप्लीटली पास किया असेंबली में, तो वो था 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को पास किया, लेकिन संविधान को लागू किस दिन किया? वो किया हमने 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? कौन सा शब्द है जो शामिल नहीं है? याद कीजिए, हमने प्रीएम्बल देखा भी था और अभी पीछे हमने 2-3 शब्द उसके पढ़े भी। तो कौन कौन से हैं? सोवरेन, जस्टिस, सोवरेन तो है ना, अभी हम देखेंगे एक बार वापस से प्रीएम्बल का। फ्रेटर्निटी है, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी भी है ना। फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म तो मुझे याद नहीं आ रहा कि फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म जो है, इसका आंसर है कि फेडरलिज्म प्रस्तावना में नहीं दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है सीजीएल 2022 में। एक बार आप देख लीजिए हमारे प्रस्तावना को। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेन, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। और गणराज्य, गणराज्य मतलब रिपब्लिक जिसका हेड इलेक्टेड होता है, लोग वोट देके इलेक्ट करते हैं अपने हेड को। दो तरह के होते हैं ना, रिपब्लिक का ऑपोजिट कौन सा होता है? मोनार्कियल हेड, है ना। तो हमारा मोनार्की नहीं है, हमारा रिपब्लिक है। ठीक है, ये क्या बताता है? ये वाला हिस्सा बताता है प्रस्तावना का कि हमारा देश कैसा है, हमारे देश का नेचर कैसा है। हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है और गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, और हम अपने लिए उद्देश्य जो हमने सेट किए हैं उसमें आते हैं ये वर्ड्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इसमें से जो ये तीन है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये हमने कहां से लिया है? बताइए बताइए, हमने ये भी पढ़ा है कि हमने फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी हमने कहां से लिया है? आपको नहीं याद है तो ये सारा हमने पढ़ा भी हुआ है, प्रीएम्बल का एक अलग से टॉपिक है, अच्छे से जाके उसको एक बार देख के आइए और मुझे आंसर करेंगे आप ये। ठीक है, और लास्ट में क्या है कि हमने अपने आप को ये संविधान दिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हैव एनेक्टेड हियरबाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। ठीक है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्ममार्पित करते हैं, खुद को अर्पित करते हैं। ठीक है, किस दिन करते हैं? 26 नवंबर 1949 को।
26 नवंबर 1949। आते हैं अगले क्वेश्चन में, 2022 के शिफ्ट में पूछा गया है ये भी। कौन से देशों में संविधान होने की संभावना है? क्या? ऑल कंट्रीज आर लाइकली, ऑल कौन सी, किस तरह की कंट्रीज आर लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसी कौन से देश हैं जिनका संविधान होता है? तो जनरली ऐसे कौन से देश होते हैं जिनका संविधान होता है, जिनके नागरिक उस संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं? ऑलमोस्ट सारे ही देश वैसे हमारे संविधान के अकॉर्डिंग संविधान है सभी देशों में, लेकिन क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो देश है, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारा सही बैठेगा कि लोकतांत्रिक देश जो है अपने संविधान के हिसाब से संविधान होने की संभावना वहां पे ज्यादा रहती है, क्योंकि संविधान लोगों को अच्छे से चलाने के लिए बनाया जाता है और सरकार भी संविधान के हिसाब से चलती है। ओलिगार्की क्या होता है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, मतलब लोगों का, कुछ लोगों का संगठन होता है जो पूरी कंट्री को चलाता है। और टोटलिटेरियन भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसमें कुछ ग्रुप आपको पूरे देश को चलाता है अपने हिसाब से, और एक तरह से वहां पे कोई और हेड नहीं होता, अराजकता के जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? की फीचर्स, प्रमुख विशेषता क्या होता है? की फीचर्स क्या है हमारे भारतीय संविधान के? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डिपेंडेंट जुडिशरी है, क्या है? ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जिसमें एक हेड है ना? ऐसा तो नहीं है। नॉन सेक्युलर है। अच्छा बताइए, डिपेंडेंट जुडिशरी है? हमारी जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, हमने पढ़ा है ना, कि ताकि, और उसको हमने इंडिपेंडेंट क्यों दिया है? हमने अपनी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों रखा है? ताकि ऐसा ना हो कि लोग, जो हमारी जुडिशरी है उसका इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, इसलिए उसको एक इंडिपेंडेंस दी है कि पार्लियामेंट का जुडिशरी पे इन्फ्लुएंस ना हो, और वो अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो डिपेंडेंट तो हमारी जुडिशरी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? नॉन सेक्युलर नेचर। नहीं, हमारा तो सेक्युलर नेचर है, धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भी हम कर चुके हैं। फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का है संघवाद की डिवीजन। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होता है कि पावर्स डिवाइडेड है। ठीक है, सेंटर, कुछ सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं ना, 7th शेड्यूल में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दी है, शेड्यूल्स भी हम कर चुके हैं। 7th शेड्यूल में क्या दिया है? लिस्ट दी है सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें कितनी लिस्ट है? 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, जिसमें केंद्र के सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसके ऊपर कानून जो है केंद्र बनाता है। स्टेट लिस्ट है, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कानून जो है राज्य बनाता है। और दूसरी, तीसरी कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स है कि कुछ, जैसे एजुकेशन का सब्जेक्ट, जिसमें कानून केंद्र भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा, और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें कौन, किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र की बात मानी जाएगी कॉन्करेंट लिस्ट की। ठीक है, तो फेडरलिज्म भी हमारा ऑप्शन है सही, ये भी हमारा नेचर है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा नेचर नहीं बताता है? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच इज नॉट अ यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 2022 में आया है, और इसके ऑप्शंस में देखते हैं भारत के संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है कि यूनिटरी फीचर किससे पता चलता है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल मतलब पार्लियामेंट्री में भी दो, संसद में भी हमारे पास 2 हाउसेज है, लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट्स भी हमारे पास, कितने स्टेट्स हैं जिसके पास 2 हाउसेज है? 6 स्टेट्स है हमारे पास टोटल। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जिसमें 2 हाउसेज हमें दिए हैं। ठीक है, तो ये बाइकैमरल नेचर, ये तो एक यूनिटरी फीचर हमारा नहीं है।
इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ये भी सेंटर को बताता है ना, सेंटर में पावर है, इंटीग्रेटेड है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, ऐसा नहीं है कि स्टेट्स का अलग सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा तो नहीं है ना, तो इंटीग्रेटेड है। ये भी एक यूनिटरी फीचर है। तो हमें कौन सा करना है, जो नहीं है। सिंगल सिटीजन यूनिटरी फीचर है या नहीं है? सिंगल सिटीजनशिप, हमारी सिटीजनशिप एक ही है, हम सारे भारतीय हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप हमारी एक यूनिटरी फीचर है, क्योंकि अगर हम यूएसए का एग्जांपल देखें तो इसमें डुअल या दो सिटीजनशिप होती है, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप होती है यूएसए में, लेकिन भारत में एक ही सिटीजनशिप होती है, और इसीलिए ये एक यूनिटरी फीचर है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय प्रेसिडेंट, अब ये भी केंद्र की ही पावर को ज्यादा बता रहा है कि प्रेसिडेंट, राज्यों में भी जो गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा वो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा यूनिटरी फीचर नहीं माना जाएगा। तो इनमें से कौन सा है जो यूनिटरी फीचर में हमारा नहीं आएगा? वो है द्विसदनीय विधान मंडल, ठीक है। ये भी बता रहा है यूनिटरी फीचर, सिंगल सिटीजनशिप भी बता रहा है, और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय प्रेसिडेंट भी यूनिटरी फीचर बताता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Who among the following described Indian Constitution as quasi-federal? इसका आंसर है केसी वेयर। जब हमारा भारतीय संविधान बन के आया था तो कुछ लोगों ने हमें, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे कि भारतीय संविधान बैग ऑफ बोरोइंग्स है, या भारतीय संविधान जो है हमारा क्वासी फेडरल है। तो क्वासी फेडरल का क्या मतलब होता है? फेडरल तो मैंने आपको बता दिया कि डिवीजन ऑफ पावर, कि कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है। तो ये हमारा एक नेचर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा यूनिटरी फीचर्स भी आते हैं ना, कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है स्टेट में भी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हमारा सेंटर है, केंद्र हमारा ज्यादा शक्तिशाली है। तो हल्का सा फेडरल भी आता है और हल्का सा केंद्र शासित भी आता है ज्यादा, ठीक है। तो क्वासी फेडरल, क्योंकि कंप्लीटली फेडरल नहीं माना जाएगा, इसलिए क्वासी फेडरल किसने कहा? केसी वेयर जी ने। भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? कितनी थी बताइए। ये चलो हमने ये लेक्चर में नहीं किया है, मैं आपको बता देती हूँ, इसका सिंपल सा आंसर है 15 विमेन थी। ये भी पूछा गया हुआ है क्वेश्चन, 11/4/2022 को इवनिंग की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के, ठीक है। तो कितने फीमेल मेंबर्स थी? 15 फीमेल मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हिच सेक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, तो इस एक्ट में, एक्ट होता है, एक्ट के अपने अपने सेक्शंस भी होते हैं। तो कौन से सेक्शन में संविधान सभा की बात की गई थी, एक्सेप्ट किया गया था? वो था 8 का सब क्लॉज 14, ठीक है। याद रखने वाला है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन जो था, जीवी महाबलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कौन सी कमिटी के चेयरमैन थे वो? जीवी महाबलंकर जी। तो एडवाइजरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी, 8 मेजर कमिटीज बनाई थी, वो सब हमने पढ़ी है। उन 8 के चेयरमैन कौन थे? तो उनमें से एक कमेटी ये भी थी, इनके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कमेटी ऑन फंक्शन के चेयरमैन कौन थे? ये थे जीवी महाबलंकर जी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट कमिटीज आपकी नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, ये भी हम जो है पढ़ चुके हैं जब हमने अपने संविधान को बनाया था। लास्ट लेक्चर जो था संविधान मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें हमने लास्ट में किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन
किसने बनाया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, जिसने हैंड रिटन लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में किसने लिखा था वो मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी पूछा गया है एसएससी सीजीएल 18/8/2021 में, ठीक है। टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, जिसमें से प्रिंसली स्टेट्स की, रियासतों की कितनी सीट्स थी? तो टोटल जो थी 389 थी, और 292 इसमें से किसकी थी? ब्रिटिश के राज्यों की थी, ठीक है। 93 इसमें किसकी थी? 93 इसमें थी प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स, और बाकी की बची हुई 4 थी जो छोटे एरियाज थे जिनको कमिश्नर्स देख रहे थे, जैसे जो यूनियन टेरिटरीज थी, जिसमें से दिल्ली था, अजमेर था, और 1-2 और थे उसमें एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, ये क्वेश्चन हम वापस से रिपीट हो रहा है, हमने कौन सी तारीख को? 26 नवंबर को किया था, है ना। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या वो 1948 था? नहीं, 26 नवंबर 1949, ठीक है जी। और लागू कब किया था? लागू किया था हमने 26 जनवरी 1950 में हमने लागू किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था? तो हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने 2 तरह से, 2 हिस्सों में मैं कह लूं कि भारत पे शासन किया था। एक, अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, अगर हम समय के हिसाब से देखें, तो पहले कंपनी आई थी और कंपनी ने शासन किया, पहले कंपनी ने व्यापार किया, उसके बाद कंपनी ने शासन किया। फिर कंपनी का शासन खत्म हुआ, कौन से उस विद्रोह के बाद कंपनी का शासन खत्म हुआ, और उसके बाद जो है क्राउन का या ब्रिटिश का गवर्नमेंट का शासन आया। तो कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 का रिवोल्ट हुआ था, जिसके बाद कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था और ताज का शासन आया था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन डायरेक्टली आया था, इससे पहले कंपनी कर रही थी रूल, है ना। तो 1857 के रिवोल्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने कौन सा एक्ट लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858 हमारा सही आंसर है। इसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया इंडिया, भारत में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष पारित एक अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वॉइस रॉय का नया पद बना दिया? तो जो अभी हमने पढ़ा कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, 1858 में एक्ट आया। इस एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी का रूल खत्म कर दिया। कंपनी का रूल खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, डायरेक्ट ब्रिटिश आ गए, और इन्होंने साथ ही क्या है, वाइस रॉय की पोस्ट भी बना दी, ठीक है। तो इसका आंसर, या आपके लिए होमवर्क है कि इसका आंसर क्या है, कि कौन से ईयर में था वो मुझे बताना। 1858 में था, या 1833 में था, या 1853 में था, ठीक है। 1935 तो बिल्कुल ही गलत है, आपको कंफ्यूजन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। कंफ्यूजन हो सकती है आपको 1858 में और 1833 में और 1853 में। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो आप मुझे बताएंगे कि कब जो गवर्नर्स थे यहाँ पे, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे में गवर्नर्स थे, इनकी पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। कौन थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया?
और फिर गवर्नर जनरल को हटाने के बाद वॉइस रॉय भी बना दिया गया था। तो ये मुझे आप बताएंगे ये कौन से ईयर में वॉइस रॉय की पोस्ट आई थी, ठीक है। Which of the following acts abolished East India Company's monopoly over trade with China? जब हमने पढ़ा था कि लास्ट तक 1813 में क्या किया था उन्होंने, 1813 में उन्होंने 20 साल के लिए वापस बढ़ा दी थी कि ठीक है हम आपकी बाकी सारी चीजों में मोनोपोली खत्म कर देंगे, दो चीजों में आप रख लीजिए। वो कौन सी चीजें थी, एक थी चाय, टी, और दूसरा था चाइना। कि चाइना के साथ आप कर सकते हैं, जो पहले भारत के साथ था, भारत के साथ मोनोपोली खत्म, चाइना के साथ आप कीजिए और साथ में चाय के साथ भी आप कीजिए। लेकिन ये भी खत्म कर दिया था इन्होंने 1833 के चार्टर अधिनियम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर वॉज पिट्स इंडिया एक्ट पास्ड? तो हमारा कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, कौन से ईयर में हुआ था मुझे बताना आप। और उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी, वो कौन से ईयर में हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, ठीक है। इसी के बाद ये दोनों साथ साथ में 1764 में क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिससे अब दीवानी राइट्स आ जाते हैं किसके हाथ में, कंपनी के हाथ में। और यहां से जो होता है कंपनी का, इसके बाद 1773 से कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया जाता है। और कौन सा एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और इसी का अगला जो एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट, जिसी के 10 साल बाद आ गया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ये वो दो क्वेश्चंस हैं, एक आप मुझे बताओगे कि किस अधिनियम के द्वारा वॉइसरॉय की पोस्ट बनाई गई थी, और दूसरा क्वेश्चन ये भी आप ही करोगे, मैं ये बता दूंगी तो आपको वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये मुझे आप बताओगे। और किससे वॉइसरॉय की पोस्ट बना दी गई, ये भी मुझे आप ही बताओगे, ठीक है। इन विच ईयर वॉज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? ठीक है, ये वाला हमने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में हमने पॉलिटी में, अभी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमने लेक्चर में नहीं पढ़ा, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है कि लोकल लैंग्वेजेस। तो उस टाइम पे, और प्रेस का क्या मतलब है कि जो मीडिया है, जो उस टाइम पे काफी लोगों ने पेपर्स अपने वीकलीज न्यूज़पेपर्स लिखना स्टार्ट कर दिया था, और देश में जो भी चल रहा था वो लोगों को पता चलने लग गया था, है ना। आजकल हम सोशल मीडिया को इतना इंपॉर्टेंट टूल क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस हो जाती है, बहुत पावरफुल टूल है सोशल मीडिया, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे, कि कहीं पे कुछ हो रहा होता है, कहीं की कुछ न्यूज कहीं पे पता चल जाती है, और कोई रिवोल्ट, कोई चीज जो है, कोई प्रोटेस्ट बहुत मास लेवल का भी बन जाता है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो आज के टाइम पे जैसे सोशल मीडिया है, इसको भी अभी तक इतना रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज नहीं आया है ना, वैसे उसी टाइम पे जो है प्रेस के जो रिलीजेस थे, न्यूज़पेपर्स थे, वो काफी हाईलाइट कर रहे थे चीजों को कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो लोग काफी जागरूक हो रहे थे, ठीक है। और उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कि अब वो हिंदी में भी न्यूज़पेपर रिलीज कर रहे हैं, अब अंग्रेजों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कुछ तो लिख रहे हैं हमारे अगेंस्ट, तो ये लिख क्या रहे हैं, है ना। तो वो जानने के लिए कि वो लिख क्या रहे हैं, और उनको समझ में आ रहा था कि ये कुछ हमें जो है लोगों को जागरूक करने के लिए लिख रहे हैं, हमारे अगेंस्ट लिख रहे हैं, है ना। तो फिर उन्होंने क्या लाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें उन्होंने बैन कर दिया बाकी सारी लोकल लैंग्वेजेस को, कि न्यूज़पेपर जो है रिलीज नहीं होंगे अगर आप उसको हिंदी में या कोई भी लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ओनली फॉर इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश को बैन नहीं किया गया था, क्योंकि इंग्लिश उन्हें समझ में आती थी, ठीक है। तो अगर उनके अगेंस्ट
कुछ करना भी चाह रहे हो तो उनको पता चल जाए, इसलिए। ठीक है, तो ये कब आया था? ये आया था 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज के एमसीक्यू सीरीज का। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम यूनियन टेरिटरी जो पहला भाग है संविधान का, और भाग 2 सिटीजनशिप से भी कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स एसएससी, सीजीएल, एमटीएस वाले एग्जाम्स में आए हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की संविधान सभा का आखिरी सेशन जो था, अंतिम सत्र जो था, वो 24 जनवरी को 1950 को किया गया था। सही है या नहीं है? दूसरा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डिक्लेयर किया था इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो हमें पता है। ठीक है, ये तो सही है। और फाइनल सेशन कब हुआ था? 24 को। 24 जनवरी 1950 को हमारा आखिरी सत्र पास हुआ गया था या किया गया था 1950 में। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, और बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी को आयोजित किया गया था। इस अंतिम सत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत निर्वाचन घोषित किया गया। ठीक है, बोथ है इसका आंसर, दोनों सही ही हैं। और इसी के साथ आपका आज का रिवीजन कंप्लीट होता है क्वेश्चंस का। बाकी के क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद हम अपने पार्ट 3 जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे भारतीय संविधान के, वो हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।